इसके उदाहरण जो हैं वो हैं, ये देखिए जैसे HCl है। HCl को जब जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O, जो कि सूत्र के अनुसार है लवण और H2, यानी ये एक प्रकार का क्या है, लवण है। ZnCl2 प्लस H2। ये अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं, मैंने पहले चैप्टर का जब वीडियो बनाया था उसके लास्ट में मैंने आप लोगों को ये एक बुक पे लिख कर दिया था कि ये कैसी होती हैं अभिक्रियाएँ, मैंने समझाया था, तो आप लोग उसको वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब ये देखिए HNO3 प्लस 2Na, आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है जिंक ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये नाम नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को पेपर में नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाता है, आधा नंबर मिलेगा, इसलिए आप इसका नाम लिखेंगे। तो मैंने नहीं लिखा है तो इसके लिए माफ़ी चाहिए। तो आप लोग आगे इसको कर सकते हैं, तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर है HNO3, क्या है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इसके साथ में अभिक्रिया हो रही है सोडियम की, जो है NaNO3 प्लस H2, यानी कि क्या है, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन। ये है सोडियम, यहाँ सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन बन रहा है। इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना मैंने पहले चैप्टर में सिखाया, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं H2SO4 प्लस Mg, यानी जब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको मैग्नीशियम से जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा MgSO4 प्लस H2। इसको तेजाब भी कहते हैं, और ये मैग्नीशियम है, और ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी फॉर्मूले के अनुसार है, ये यानी लवण बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, यानी एसिड यानी अम्ल को धातु ऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो आप लोगों ने अभी देखा ये लवण और H2O बनाते हैं, यानी कि जल। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं HCl प्लस ZnO3, जो देता है ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ZnCl2, ये ZnCl2 क्यों दे रहा है, क्योंकि जो Cl होता है उसके, जो Zn होता है उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। ये सब मैंने पहले चैप्टर में बता रखा है, तो आप लोग उसको देख ले तो अच्छे से समझ में आएगा ये 2 क्यों देता है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, और यहाँ पर H2 है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आगे इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो आगे उदाहरण देखिए, ये है HNO3 प्लस Na2O, यानी कि HNO3 ये है नाइट्रिक अम्ल, Na2O यानी सोडियम मोनोऑक्साइड, क्या है, सोडियम मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर देखते हैं क्या बनाएगा NaNO3 प्लस H2O, जो कि ये है लवण और ये है जल। NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पर देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2O। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा यहाँ पर 2 कहाँ से आया है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, जो कि पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि पहले चैप्टर में जो पढ़ाया गया उसको बिना पढ़े ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। इस चैप्टर की जो अभिक्रिया आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभिक्रिया करना उस चैप्टर में ही बताया गया है। तो उस चैप्टर को आप लोग देख लें तो आपको ये अभिक्रिया समझ आने लगेंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देता है, साल्ट और CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या है, इसके उदाहरण हैं। उदाहरण में क्या है, HCl है, ZnCO3 जो कि है मेटल कार्बोनेट, Na2CO3, MgCO3, और भी हैं FeCO3, Fe2CO3 है। ये जो है क्या, मेटल के कार्बोनेट हैं। यहाँ पर CO3 क्यों आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पहला चैप्टर का वीडियो बिना देखे आप लोग यहाँ नहीं समझ सकते। आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा तभी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए HCl प्लस ZnCO3, ये देगा ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। और फिर इसके इसको 2 क्यों है, यहाँ पर बैलेंस इसको किया गया है। HCl प्लस Na2CO3, तो ये बनाएगा NaCl और H2CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2
CO2 यहाँ पर 2 भाग चला जाएगा, यहाँ पे 1 भाग ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, ये बना लेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया गया है। और फिर से HCl किसके विक्रिया फिर से MgCO3 से करा जाए तो बना लेगा MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखते हैं एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, यानी कि अम्ल और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया में क्या देता है, साल्ट देता है, CO2 देता है, H2O देता है, इसी के समान ये भी साल्ट है, CO2 और H2O देता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि HCl से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये देगा मतलब एसिड से NaSCO3 मतलब मेटल बाइकार्बोनेट है ये, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो देगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब CaCO3 है, ये क्या है, CaCO3 एक खड़िया बनाने का फार्मूला CaCO3 ये बुक में दिया था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। CaCO3 है जो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको H2 यानी जल से और CO2 से विक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं, खड़िया। क्या कहते हैं, जिसे खड़िया कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, खड़िया का सूत्र यही है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो आगे खड़िया क्या है, खड़िया के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पादित CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस को CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो बनता है CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 को बना करके यहाँ पर खड़िए में यूज किया जाता है। ठीक है, CaCO3 बना लिया जाता है, फिर इसको CO2 से और अभिक्रिया कराया जाता है। फिर क्या होता है, CaCO3 से अभिक्रिया कराया जाता है। नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, खड़िया देख रहे थे। यहाँ पर CaCO3 है, इसको बना करके CO2 से अभिक्रिया करा दिया जिससे खड़िया प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं बेस की अभिक्रियाएँ। बेस की अभिक्रिया अब हम लोग देखते हैं। बेस प्लस मेटल जो देता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस, जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो देगा Na2ZnO2, ये क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। और H2 ये देगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा उदाहरण मैंने नहीं लिया है, मैंने समझा दिया, आप लोग उससे अभिक्रिया कर लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड यानी अधातु ऑक्साइड। बेस को जब अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो साल्ट और H2O देता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखते हैं ये इसके एग्जाम, तो इसके यहाँ पर कुछ उदाहरण है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर SO2, इसको पढ़ते हैं सल्फाइड। ठीक है, सोडियम इसको पढ़ सकते हैं सल्फाइड, इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, NaSO3 प्लस H2O। NaSO3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फाइड। यहाँ पर रहेगा ये होगा क्या, सल्फाइड, ये होगा सोडियम सल्फाइड और ये होगा सल्फाइड। ये सल्फाइड और होता है सल्फेट। ठीक है, SO3 है तो ये होगा सल्फाइड और ये होगा सल्फाइड। ठीक है, अंतर आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो बार बार हम लोगों ने किया है, ये अभिक्रिया पेपर में आता भी है। ये CO3 देता है और H2O जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ पर अगर तीर का निशान लगा रहता है इसका मतलब ये गैस बन जाता है, हवा में उड़ जाता है, इसका मतलब ये है। तो आगे हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण, तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल देते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल देते हैं तो इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया था अम्ल प्लस क्षार लवण और जल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, आप लोग इसको देखिए पहले।
ये ध्यान से देखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया करेगा। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब अभिक्रिया करेंगे तो ये हो जाएंगे उदासीन। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रहेगा तो ये हो जाएंगे उदासीन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक बेस से अभिक्रिया करता है तो ये अम्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ली। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बेस से, वीक बेस से मतलब कमज़ोर बेस से जब अभिक्रिया करेगा तो ये हो जाएगा अम्ली। अगर यहीं पर वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया कराएगा तो ये क्षारी हो जाएगा, ये क्षारी हो जाएगा। और जो वीक एसिड है वीक बेस से अभिक्रिया कराएगा तो ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन, क्योंकि दोनों वीक हैं यानी कि उदासीन हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है, पीएच स्केल। आगे क्या है? पीएच स्केल। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं वह स्केल जिसकी सहायता से हम किसी बिलियन KH+ आयनों की सांद्रता और क्षारकता की गणना करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं। उसे पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कह रहा है? वह स्केल जिसकी सहायता से आयनों की सांद्रता और क्षारकता की गणना करते हैं, वही क्या है? पीएच स्केल है। पी, अब देखते हैं पोटेंस। पी का अर्थ होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन भाषा है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। पीएच इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर आप देखिए पीएच स्केल किस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग पीएच स्केल किस प्रकार का होता है। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का होता है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिए पीएच स्केल क्या है। अब देखिए अम्लीय गुण। क्या है? अम्लीय गुण। देखिए पीएच स्केल ध्यान से देखिए। अगर पीएच स्केल को किसी बिलियन में डुबाया जाए, ठीक है, पीएच स्केल को किसी बिलियन में डुबाया जाता है तो उसमें कुछ तरल पदार्थ रहता है। ठीक है, तो तरल पदार्थ ऐसे 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 यहाँ तक आएगा। अगर 5 तक आता है तो क्या होगा? वो अम्ली होगा। यानी ये जो 7 है यहाँ पर उदासीन हो जाएगा, यानी कि वो उदासीन हो जाएगा। और जब 7 से इधर जाएगा तो क्या होगा? वो उसका गुण अम्ली होता जाएगा। यहाँ 0 पे अगर वो आ जाता है तो यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अम्ली है। क्या है? बहुत ज़्यादा अम्ली है, जो किसी भी चीज़ को गला सकता है, पिघला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ 7 पे रहेगा तो बिलियन उदासीन रहेगा। जैसे पानी रहता है वो उदासीन रहता है, जिसे पीने लायक है। और जो क्षार है वो 7.1 से शुरू होता है। 7 यहाँ पर है, 7 पे तो उदासीन रहेगा, 7.1 से जब जाएगा तो क्षार हो जाएगा। और जब इधर जाएगा तो क्षारी गुण बढ़ता ही जाएगा। क्षार जो अधिक शक्तिशाली रहता है, जैसे देखिए मैंने बताया था चूना अगर बहुत अधिक शक्तिशाली, अगर उसको हाथ से घोलेंगे तो हाथ कट जाएंगे। क्या होगा? हाथ कट जाएगा, वो अधिक शक्तिशाली होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर पीएच जो है 7 के बराबर होता है तो उदासीन होगा। अगर पीएच जो है 7 से कम होगा, मतलब पीएच जो है 7 से अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्षारी। अब पीएच जो है 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? कम होगा, तो वो विलयन हो जाएगा अम्ली। ठीक है, अब देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है? जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, ये आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है। अब देखिए प्रबल अम्ल, दुर्बल, जैसे देखिए प्रबल अम्ल होते हैं HCl HNO3 H2SO4, और दुर्बल अम्ल होते हैं CH3COOH H2CO3। जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो 4, 5, 6 इतना उनका पीएच होता है, क्योंकि अगर वो कम रहेंगे, मतलब उनका पीएच अगर अधिक हो जाएगा तो खाने योग्य नहीं रहेंगे। जैसे नींबू होता है, नींबू जो होता है क्या होता है? नींबू के रस का जो पीएच होता है 2 से 3 के बीच होता है। क्या होता है? 2 से 3 के बीच होता है।
जिससे वो खाने योग्य होता है। अधिक अगर वो अम्लीय हो जाएगा तो खाने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है, जीभ को जला देगा। अब आगे देखिए CH3COOH, यानी ये है सिरके का सूत्र, एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये है सिरके का सूत्र। और H2CO3, H2CO3 ये कौन सा अम्ल है? तो यानी कि H2CO3 है। H2CO3 इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं इसे। अब देखते हैं दुर्बल क्षार क्या है। दुर्बल क्षार है NH4OH, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि हैं। अब देखते हैं, ये आपकी बुक में ये दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने इसे लिख लिया। आप लोग देख लीजिए, पेपर में आ सकता है पक्का, 100% आ सकता है, क्योंकि पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर जो मुंह के लार है, लार का खाने से पहले, यानी खाने से पहले उसका जो pH मान रहता है वो रहता है 6.2। यानी खाना नहीं खाए, सामान्य अभी है तो उसका मान 6.2 रहता है, ठीक है। और जब इसका प्रकृति क्या रहता है, प्रकृति यहाँ पर दिया हुआ है, इसका प्रकृति अम्लीय होता है। और जो लार है वो खाने के बाद कैसा रहता है, 7.6, यानी ये क्षारीय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेट में खाना जाता है तो यहाँ पे लार जाता है, ठीक है। जब लार जाता है तो ये अम्लीय होता है। जो अम्ल होता है तो खाने को पचा देता है, खाने को पचा देता है तो अम्ल उसमें रहता है। फिर जब ये लार क्षारीय होकर जाता है तो अम्ल जो रहता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, लवण और जल, ठीक है। तो इसीलिए क्षारीय हो जाता है खाने के बाद, और खाने पहले अम्लीय रहता है, ठीक है। नींबू का रस मैंने बताया था 2 से 3, यहाँ है 2 से 3 है, ये अम्लीय होता है। गाजर का रस 5.88 से 6.40 ये अम्लीय होता है। टमाटर का रस 4.3 से 4.9 ये भी अम्लीय होता है। नल का जल जो होता है 6.5 से 8.5 होता है, जो कि उदासीन नहीं, इसके बीच होता है, यानी उदासीन एक प्रकार से होता है। अगर नल का जल अम्लीय हो जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता है। नल का जल ज़्यादातर उदासीन रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1m NaOH, 1m NaOH ये बुक में दिया है, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो का pH मान होता है 14 होता है, जो कि क्षारीय है। और 1m HCl जो कि उदासीन नहीं है, ये है अम्लीय। क्या है? अम्लीय है। ये अम्लीय है, उदासीन नहीं है, ये अम्लीय है। ये इतना अम्लीय है कि ये लोहे को भी पिघला सकता है, ठीक है। अब जठर रस देखते हैं, जो पेट में हमारे पाया जाता है, ये भी HCl ही होता है। जठर रस क्या होता है? HCl ही होता है, हमारे पेट में HCl पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो होता है pH मान 1.2, यानी बहुत ही अधिक क्या होता है? शक्तिशाली होता है, अम्लीय होता है ये। अब देखते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल जो वर्षा की जलें होती है वो शुद्ध होती है, जिसका pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, ठीक है। और नल का जल जो होता है वो उतना अच्छा पीने योग्य नहीं होता, ठीक है। अब रक्त और आंसू, जैसे हमारे रक्त है और आंसू, इनका pH वैल्यू 7.4 होता है, जो कि होते हैं क्षारीय। हमारा शरीर जो है क्षारीय अवस्था में ही काम करता है। रक्त या आंसू जो होता है उसका pH मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, ये होता है, इसका pH मान होता है 10, और ये होता है क्षारीय, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं pH की क्या महत्व है। तो pH का महत्व क्या है हमारे जीवन में एवं पौधे एवं जो वायुमंडल में या फिर पृथ्वी पे सभी जीव जंतु रहते हैं, उनकी प्रति pH का क्या महत्व है, ये हम लोग देखते हैं। पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं, और हमारे शरीर का pH प्रतिशत 7 से 7.8 के बीच होता है, जो कि यहाँ पर लिखा था। रक्त एवं आंसू 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, यानी इसी के बीच जो हमारा शरीर काम करता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा। आगे क्या है? अम्लीय वर्षा।
जो पहली पहली बारिश होती है सर्दी के बाद, जब पहली बारिश होती है तो वर्षा कैसी होती है, अम्लीय होती है। घर वाले कहते हैं ना इस वर्षा में मत नहाना वरना शरीर पर फफोले पड़ जाएंगे, बहुत फोड़े हो जाएंगे, फुंसी हो जाएंगी। तो यही होता है, अम्लीय वर्षा का कारण ही होता है। तो देखिए जब वर्षा जल का क्या है, जब वर्षा जल का पीएच मान 7 मतलब कि 5.6, पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित अनेक गैसों जैसे SO2 सल्फाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड है इत्यादि के कारण होता है। ये जब वर्षा होती है H2O होता है, ये वर्षा जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो जब होती है तो वायुमंडल में SO2 CO2 H2S सभी गैस से मतलब वहाँ पर रहती है वायुमंडल में, तो उससे अभिक्रिया करके क्या एसिटिक बन जाता है। एसिटिक जब बन जाता है तो नीचे गिरता है, फिर कुछ दिनों में ये जो होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं वायुमंडल से जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है, फिर उसके बाद वर्षा का जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो पहली पहली बारिश में ये सब गैसें जो होती हैं उसमें मिलकर अम्लीय वर्षा करती हैं। अब इसका जो मान है 5.6 से कम, यानी कि ये तो अम्लीय होगा, तो ये बहुत हानिकारक होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो उसमें उपस्थित जीवधारियों को हानि पहुंचाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर जैसे नदियों में जाता है तो मछलियाँ, जीव जंतु जो भी रहते हैं पानी में रहने वाले जंतु एवं उनको क्या पहुंचता है, हानि पहुंचता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी का पीएच जब वर्षा होती है तो ये तो मिट्टी में भी जाता है, और मिट्टी के पीएच में क्या परिवर्तन होता है, मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। पौधे के विकास के लिए उस मिट्टी में अन्य पदार्थ मिलाकर आवश्यक पीएच में बदल देते हैं। जैसे खेत में खाद पड़ती है, यूरिया पड़ती है, पोटास पड़ती है, डाई पड़ती है, ये सब जो होते हैं उसके पीएच में परिवर्तन करते हैं जिससे अच्छी उपज होती है फसल में। ठीक है, तो यही है मिट्टी का पीएच। तो इसको पीएच को संतुलित करने के लिए क्या डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, डाई डालते हैं, आदि चीज़ें डालते हैं उसमें। आगे देखते हैं, आगे है पाचन तंत्र का उपयोग। हमारा उदर यानी कि पेट, ठीक है, हमारा पेट भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल उत्पन्न करता है। ये मैंने आपको बताया था कि HCl अम्ल उत्पन्न होता है हमारे पेट में, परंतु जब यह अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा आप खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर सोचेगा कि ज़्यादा HCl की ज़रूरत है, ज़्यादा HCl निकाल देता है, और फिर HCl जब ज़्यादा हो जाता है तो पेट में दर्द होता है। यानी कि जो HCl है वो बहुत ही अम्लीय होता है, तो पेट की दीवारों को जलाने लगता है जिससे पेट में दर्द होता है। जिससे बचने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं जो अम्ल की अधिकता को कम करता है। यानी कि जैसे कि अम्ल पेट में हो गया तो क्या पेट में अब जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए क्षार। जब क्षार जाएगा तो लवण और जल बन जाएगा जो कि उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जो पीएच है, अगर हमारे मुंह में जो पीएच है वो परिवर्तित होता है तो किस प्रकार हमारे दंत का जो क्षय होता है यानी नाश होता है। तो देखते हैं, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दांत जो होता है, दांत कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और पीएच 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है 7.4 से 7.8 के बीच काम करता है, इसीलिए पीएच जो है 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होता है। चूँकि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, अपशिष्ट पदार्थ व खाद्य पदार्थ से अम्ल उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो दांत में खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर अटैक करते हैं, उसको अम्लीय बनाते हैं, जिससे हमारे दांतों में मतलब कि अम्ल बन जाता है। वो खाने से जब वो सूक्ष्म जीव उसको खाते हैं तो अम्ल उत्पन्न करते हैं, तो अम्ल जो है हमारे दांतों में लग जाता है, जिससे कि हमारे दांतों का क्षय होता है। अगर बहुत दिन उसको रखा जाए तब,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिससे बचने के लिए क्षार की दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। हम लोग सुबह सुबह मंजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे दांतों का क्षय न होता है, इसलिए सुबह सुबह मंजन कर लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं, ये एक टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया था, तो मैंने इसको लिख लिया है। ये देखिए, मधुमक्खी के डंक में, यानी मधुमक्खी डंक मारती है तो उसमें क्या होता है। देखिए, मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है। क्या होता है उसमें? अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिससे बचने के लिए क्षारीय पदार्थ जैसे चूना, सोडा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे चूना, सोडा इत्यादि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चूना, सोडा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी की डंक जो होता है अम्लीय होता है, और हमारा शरीर पीएच क्या होता है? क्षारीय होता है। तो मधुमक्खी का डंक का पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है। तो जब हमारा शरीर क्षारीय है तो उसमें अम्ल डालेंगे तो दर्द तो होगा ही, ठीक है। तो जिससे बचने के लिए चूना, सोडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और आपकी बुक में एक और चीज़ दिया था नेटल पौधे के बारे में, तो इसके जो कि जंगल में पाया जाता है। अगर आप जंगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब रेयर केस में आप जा सकते हैं। अगर कहीं ये लग जाता है तो इसको कैसे उपाय एवं इलाज किया जाता है, देखिए। नेटल एक शाकीय पादप है, यानी पादप मतलब पौधा है, जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है, जिसमें रोए की तरह जो होते हैं बाल होते हैं। इसके छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगर ये आपके शरीर से टच हो गया ना, उसके रोए शरीर से आपके टच हो गया तो बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है। जिसका इलाज डाक नामक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये शाकी होता है और इसके डंक में जो है बहुत ज़्यादा अम्ल रहता है, और हमारा शरीर तो है क्षारी, तो जब ये इसका डंक लगता है तो दर्द होता है। और इसके इलाज डाक नामक पौधे से पत्ती रगड़ कर किया जाता है, क्योंकि ये डाक नामक पौधा जो होता है क्षारी होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक अम्ल। ये भी जो है 1 से 2 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या दिया है? ये दिया है सिरका। सिरका जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा जो है, संतरा और नींबू इन दोनों में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। चींटी का डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। और जो नेटल पौधा है, मैंने अभी आपको बताया, वो अम्लीय होता है, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए दर्द होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले एक जार लिया जाता है, उसमें सबसे पहले इस तरफ से NaClH2O डाला जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल डाला जाता है। फिर उसमें जो सेल होते हैं, सेल में एक रॉड होती है, सेल के रॉड को निकाल के 2 सेल के रॉड निकाला जाता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन। तो इसको तार से कनेक्ट करके इसमें पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें डाल दिया जाता है, फिर यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, फिर इसको धन को एनोड, ऋण को कैथोड, फिर इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है Cl2H2 निकल जाता है। जब बैटरी से इसको जोड़ा जाता है Cl2H2 गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। और फिर इस रास्ते NaOH बाहर निकल जाता है। मतलब कि जब Cl2H2 उड़ जाएगा तो NaOH इसमें रहता है, तो फिर इस रास्ते को खोलकर यहाँ से NaOH निकाल लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 2Cl-2E 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके निकल जाता है, और Na+ और ये माइनस, Na+- जो धनायन ऋणायन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया NaCl+H2O, तो Na जो है धन में टूटता है और Cl- में, और H+ में टूटता है और OH- में। तो Na जो होता है OH के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और Cl और H2 गैस जो है वो हवा में चले जाते हैं। कैथोड अभिक्रिया 2H++2E, यानी जो है हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो अभिक्रिया करके
ऊपर चला जाता है, यानी ये भाप बन जाता है। अब देखिए, जो इससे सोडियम क्लोराइड के जली विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे क्लोर क्षार कहते हैं। पेपर में पूछेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा सोडियम क्लोराइड के जली विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए, इस अभिक्रिया में Cl2 का उपयोग जल को स्वच्छ करने में किया जाता है। Cl2 के उपयोग हम लोग देखेंगे जल को स्वच्छ करने में, दूसरा स्विमिंग पूल के जल को सफाई में। जैसे स्विमिंग पूल का जल इसलिए गंदा नहीं होता है क्योंकि उसमें Cl2 है जो गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या है? Cl2 गैस प्रवाहित किया जाता है। और तीसरा रोगाणुनाशी तथा कीटनाशी में CFC यानी कि एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है, उसके निर्माण में किया जाता है। CFC एक प्रकार की पाइप की तरह होती है, उसके निर्माण में किया जाता है। और रोगाणुनाशी तथा कीटनाशी जो खेत में पड़ते हैं, रोगाणुनाशी कीटनाशी, वो इसी से बनाया जाता है, क्लोरीन से। अब आगे देखते हैं, आगे है जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में H2 निकला है, यानी H2 को जमा करके रख लिया गया है। और इसके उपयोग क्या होते हैं, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, यानी जलाने या गर्म करने के लिए इसका उपयोग गैस के रूप में होता है, जिसे जला सकते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में होता है। अमोनिया के निर्माण में जो अमोनिया बनता है, यानी कि यूरिया, उसके निर्माण में जो H2 का उपयोग होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण से प्राप्त Cl2 गैस को बुझे चूने से अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। जो Cl2 गैस निकला है क्लोर क्षार अभिक्रिया में, ठीक है, उसको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी COH का होल ट्वाइस को जब Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो बना लेगा CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और H2O को बाहर निकाल देगा। इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसे कहते हैं सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके उपयोग क्या हैं, ये पेपर में आते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में, देखिए इसका उपयोग है सूती वस्त्र उद्योग में, और कागज़ फैक्ट्री में, कपड़ों के विरंजक में, यानी जो कपड़े होते हैं उनको रंगहीन करने में इसको यूज किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने में, जो पानी है उसको अगर कई दिन से रखा है तो मतलब उसमें जीवाणु प्रवाहित हो जाते हैं, उसमें जो है विरंजक चूर्ण मिलाने से पानी जो है शुद्ध हो जाता है, जीवाणु से मुक्त हो जाता है, जो फिर पीने लायक हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या सूत्र होता है? NaHCO3। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड NaCl है, के जलीय विलयन में NH3 यानी कि अमोनिया तथा CO2 गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या क्या प्रवाहित होता है? NaCl, NH3 यानी अमोनिया, और CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो देखिए NaCl, H2O, NH3 प्लस CO2, तो बन जाता है NH4Cl और प्लस NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका उपयोग देख लेते हैं रसोई घर में। इसका उपयोग कहाँ होता है? रसोई घर में। फिर स्वादिष्ट एवं खस्ता पकौड़े बनाने में, भोजन शीघ्रता से पचाने के लिए, भोजन को शीघ्रता से पचाने के लिए इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा को अगर आप चावल में डाल देंगे तो चावल जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। इसको कैसे बनाया जाता है? धावन सोडा यानी धोने का सोडा। जो धोने का सोडा होता है, सर्फ, साबुन आदि में प्रयोग किया जाता है कपड़ा धोने के लिए। देखते हैं
ये जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाया जाता है, यानी जो बेकिंग सोडा होता है उससे धावन सोडा बनाया जाता है। इसका जलीय क्रिस्टलन किया जाता है जिससे क्या बनता है, धावन सोडा। देखिए सबसे पहले 2 भाग NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसको जब जलीय क्रिस्टलन कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 यानी कि धावन सोडा। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का जलीय क्रिस्टलन कराने पर धावन सोडा बनता है, जलीय क्रिस्टलन कराने पे, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए जब Na2CO3 है, इसको जब 10 भाग जल से यानी H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 × 10H2O। क्या बनता है, Na2CO3 × 10H2O, जो कि पूरा है, ये पूरा ही क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। क्या है, धावन सोडा। इसी पूरे को धावन सोडा कहते हैं। जब ये बनता है तो इसे जब 10 भाग जल से अभिक्रिया कराएंगे तभी बनता है, वरना ये पेपर में अगर आप Na2CO3 लिखते हैं तो ये कम नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा 10H2O लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब हम लोग इसके उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं, उपयोग। जो ये धावन सोडा है इसका उपयोग क्या होता है, कांच बनाने में, साबुन तथा कागज उद्योग में, घर की साफ़ सफाई में। घर की साफ़ सफाई में जैसे आता है फिनाइल आता है, इसमें ये पड़ता है धावन सोडा। तथा जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता क्या है,